स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10 का टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? आज हम लोग थर्ड देखेंगे, दैट इज थर्ड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड में लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप्स था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट नाम से दिख रहा है डिस्प्लेस, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो अब कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होगा, इसको हम लोग कुछ रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को याद करना पड़ता है। वो रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम लिखाएंगे, कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होगा। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका डिफिनेशन और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं इससे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट या हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट in its compound are called displacement reaction। क्या हो जाएगा, are called displacement reaction। समझ में? हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, वो भी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लो, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो जो चीज हम लोग एज अ ज्वेलरी यूज करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग कॉपर यूज करते हैं, हम लोग गोल्ड यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, जो एज अ ज्वेलरी यूज करते हैं वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि हमारे बॉडी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। तो वो मेटल को हम लोग जो यूज करते हैं हम लोग बॉडी में, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, हाई रिएक्टिव मेटल को हम लोग बॉडी के साथ यूज करेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर? तो याद रखना, जो भी मेटल से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है। मान लो कि अगर आयरन का बना दिए, ठीक है, तो आयरन का जब भी हम लोग कोई ज्वेलरी बनाते हैं उस पर हम लोग को लेयर चढ़ाना होता है किसी का, यानी इसके ऊपर पॉलिश करना होता है। पॉलिश हम लोग उस मेटल का करते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जिंक लिए और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किए, तो कॉपर सल्फेट क्या है, लेस रिएक्टिव है, और जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद आकर के बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर, यानी कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया। क्लियर? समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ पर हम याद रखेंगे कुछ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है वो देखेंगे। पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है पहले उसका डेफिनेशन लिख लो। रिएक्टिविटी सीरीज, इसका दूसरा नाम यूज करेगा, एक्टिविटी सीरीज भी यूज करेगा। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज भी बोल देगा कहीं कहीं पर, दोनों चीज सेम है, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा, देखो और लिखते, क्या हो गया, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी हम अभी लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को, यानी टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी ऊपर वाला जो मेटल रहेगा नीचे वाले मेटल को क्या करेगा,
हटा देगा यानी डिस्प्लेस कर देगा, और नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता है। तो टॉप टू बॉटम जो होता है, जो हम अरेंजमेंट अभी लिखेंगे, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो अभी हम सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की बात कर लो, समझ में आया? मेटल की बात कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेटल लिखेंगे, नॉन मेटल नहीं लिखेंगे, समझ में आया? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग कोई भी अरेंजमेंट टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल टॉप टू बॉटम अगर हम लोग सजा रहे हैं तो टॉप वाला जो है यानी ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला नीचे वाले सारे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन मान लो कि सेकंड पर जो है फर्स्ट वाले को डिस्प्लेस नहीं करे, लेकिन अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज हम अभी लिख रहे हैं कुछ, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहे हैं। हाँ देखो रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले क्या लिखना है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना 10 बार 20 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। तो ये कैसे याद होगा, LIT BASR CA NA MG AL MN ZN CR CR FE CD CO NI SN PB H HB AS by CU HG AG OS IR PT AU। क्लियर? ये याद करना, कुछ अभी तुम लोग का यूज नहीं करेगा, जो एलिमेंट अभी यूज नहीं करेगा मेटल, जैसे मान लो BI यूज नहीं करेगा, HG यूज नहीं करेगा, OS IR अभी यूज नहीं करेगा, AS अभी यूज नहीं करेगा, SB यूज नहीं करेगा, इतना अभी एलिमेंट अभी यूज नहीं करेगा, लेकिन एक बार सीक्वेंस याद कर लेगा ना, क्योंकि फिर आगे जाके जैसे ही 11th में जाएगा ना, ये सीक्वेंस हम लोग को याद करना पड़ता है। तो हम लोग जब 11th में जाएंगे तो 10th का हम लोग जो याद किया होता है उसको स्किप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए याद करना है तो 2-3 एलिमेंट और याद कर लो, आगे जाकर के आसानी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 2-3 एलिमेंट जो 10 में नहीं पढ़ना वो 11th में पढ़ना है, और 11th में 10 में जो हम लोग पढ़ लिए होते हैं तो बीच में ऐड करना 11th में मुश्किल होगा, इसीलिए ये चीज याद कर लो। क्लियर? तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, वो गोल्ड। हम बताए ना जो ज्वेलरी यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं, यानी गोल्ड क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव। प्लैटिनम से भी लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। और सबसे मोस्ट रिएक्टिव तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव लिथियम होगा। क्या होगा, लिथियम। लेकिन अभी जो बुक में तुम लोग की जो बुक में जो यूज करेगा ना वो लिथियम नहीं यूज कर रहा है। अगर लिथियम यूज करेगा तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लिथियम। तो लेकिन अभी जो बुक में तुम्हारा यूज कर रहा है वो पोटेशियम से यूज करेगा। क्या यूज करेगा, पोटेशियम के से यूज करेगा। तो वहां पर लिखेगा पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम तो क्योंकि हम लिथियम लिखे इसलिए हम क्या लिखेंगे, लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अगर लिथियम को हटा दो तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो लेकिन क्या होगा, लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मोस्ट रिएक्टिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, यानी हर एक एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो एक चीज, बुक तुम लोग की बुक में जो एनसीईआरटी हो चाहे तुम्हारा एस चांद बुक हो वो मिस्टेक लिखेगा, आगे जाके क्योंकि इसको सही करना हायर क्लास में वो चीज सही पढ़ना है। ये चीज लिखेगा कि सोडियम को पहले लिखेगा और कैल्शियम को बाद में लिखेगा। समझ में आ रहा है? सोडियम को ये पहले लिखेगा हाईली रिएक्टिव और पोटेशियम को लेस रिएक्टिव, यानी ये कहेगा कि सोडियम जो है कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बुक मिस्टेक लिखता है। ठीक है? क्योंकि ये 11th में जाओगे तो समझ में आ जाएगा क्यों हम सोडियम को पहले बोले और कैल्शियम को बाद में बोले। समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखो कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, सोडियम कैल्शियम से कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है। यानी कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए हम अंडरलाइन कर रहे, बुक जो मिस्टेक लिखेगा वो ये लिखेगा, हम इसको स्टार मार्क दे रहे और ये चीज सही है, वो बुक में जो लिखा वो मिस्टेक है। समझ में आ रहा है? ये चीज एक्यूरेट है। तो कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव देन सोडियम। क्लियर? सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा लेकिन कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पर देखो कि सारा अभी हम मेटल यूज किए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के सारा भी हम मेटल यूज किए हुए। तो जो भी ऊपर वाला जो मेटल है लिथियम अपने से नीचे वाले को सबको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कोई भी मान लो कि एल्यूमिनियम ले लिए तो एल्यूमिनियम के नीचे जो भी मेटल है ना वो सारा डिस्प्लेस कर देगा, हटा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम अपने से ऊपर मैग्नीशियम को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इस तरह से ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट लिखा है वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्लियर? समझ आया? तो ये जितना भी लिखे हम मेटल का लिखे, एक नॉन मेटल का हम रिएक्टिविटी सीरीज बता देते हैं, उसको याद रखना। हैलोजन ग्रुप का, नॉन मेटल का जो हम लिखेंगे हैलोजन ग्रुप का सिर्फ एक लिखना है। नॉन मेटल में हैलोजन ग्रुप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो हैलोजन ग्रुप में कौन कौन सा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, फ्लोरीन होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटल में फ्लोरीन रिएक्टिव होगा और उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है आयोडीन, यानी आयोडीन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन सबको डिस्प्लेस करता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्लियर, समझ आया? तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट, पहले इसको उतार लेना पहला, उसके बाद एग्जांपल लिखना। एग्जांपल लिए, जैसे अगर मान लो कि एग्जांपल लिए आयरन ले लिए, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दिए। एग्जांपल ले, जैसे मान लो कि आयरन ले लिए, क्या ले लिए हम लोग? आयरन, आयरन को रिएक्ट करवा दिए हम कॉपर सल्फेट के साथ। यहाँ पर भी हम लिए थे एग्जांपल जिंक लिए थे, उसको भी अभी हम रिकैप कर रहे हैं उस एग्जांपल को। एग्जांपल ले, जैसे आयरन को रिएक्ट करवा दिए हम कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट से, किसी से भी रिएक्ट करवा दो, तो हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दिए। ये जो एग्जांपल जो हम ले रहे हैं ना, ये स्कूल में लैब में ही कर चुके हो, क्लास 9 में यही रिएक्शन कर चुके हो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिला था और आयरन नेल उसमें हम लोग डाल रहे थे, रिएक्शन हो रहा था वहां पर। तो जैसे ही हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो देखो आयरन कहाँ है? आयरन देखो ये है आयरन, और कॉपर कहाँ है? देखो यहाँ है कॉपर। तो ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो अपने से सारे नीचे वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर हटा देगा और खुद आकर के बैठ जाएगा। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और खुद आकर के बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा बोलो? FeSO4 और प्लस कॉपर। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अभी एग्जांपल और हम लिए थे जिसमें जिंक लिए थे, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखे थे वहां पर जिंक लिए थे और कॉपर सल्फेट के साथ वहां पर भी रिएक्शन करवाए थे। तो देखो, तो क्या जिंक कॉपर को हटाएगा? तो जिंक कहाँ है? जिंक देख लो, जिंक तुम्हारा यहाँ है जिंक, और कॉपर देखो वहां है। तो जिंक के नीचे सारा एलिमेंट आ रहा है, ये सारा नीचे में है, ये मत समझना ये ऊपर है, इसके नीचे आएगा ये सारा एलिमेंट, समझ में है? तो जिंक के नीचे क्या आ रहा है? कॉपर आ रहा है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा बोलो? ZnSO4 बनाए थे, ZnSO4 और प्लस कॉपर। क्लियर? इसीलिए इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एज अ मेटलर्जी में यूज करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको केमिकल क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रिएक्शन था? इस रिएक्शन को हम लोग एज अ मेटलर्जी में हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। और एग्जांपल अगर लेना चाहो तो और एग्जांपल हम लोग बहुत सारे ले सकते हैं। बुक का एग्जांपल ले लो कोई, हाँ ले लो बुक का। जिंक को करवा दो, जिंक को एसिड के साथ करवा दो, एसिड के साथ करवा दे, या फिर HCl के साथ भी करवा सकते हैं, H2SO4 के साथ भी करवा सकते हैं। तो HCl के साथ अगर करवाएंगे, HCl के साथ अगर हम लोग करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या ये जिंक H को हटाएगा? तो जिंक देखो कहाँ है? जिंक यहाँ है और H देखो यहाँ है। तो क्या करेगा? जिंक H को हटा देगा, तो क्या बनेगा बोलो? ZnCl2, और कौन सा गैस रिलीज करेगा? H2 गैस रिलीज करेगा। क्लियर? समझिए, सारा एग्जांपल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप 5-6 एग्जांपल खुद से कर लो। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉपर और AgNO3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर को रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3। तो सिल्वर और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सिल्वर और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो देखो सिल्वर, कॉपर यहाँ है और सिल्वर यहाँ है, तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को हटा देगा। तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, CuNO3 और प्लस क्या बनेगा? Ag। क्लियर? ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉपर का वैलेंसी 2 होता है ना, यहाँ पर वैलेंसी भी नहीं लिखी। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, और नाइट्रेट की वैलेंसी 1। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक है, फ्लोरीन का फॉर्मूला F होता है, दैट इज F2 रहेगा यहाँ पर। क्लियर? अब और एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा एग्जांपल आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? आयरन ऑक्साइड को, दैट इज Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड को अगर एल्युमिनियम के साथ अगर हम लोग करवाते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ हम लोग जो करवाएंगे, तो क्या एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा? तो एल्युमिनियम देखो यहाँ है, एल्युमिनियम यहाँ है और आयरन यहाँ है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा? आयरन को हटा देगा। एल्युमिनियम क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा बोलो? एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है ना, और आयरन की वैलेंसी भी क्या यहाँ पर यूज किए? 3 यूज किए। तो क्या बनेगा बोलो? आयरन, यहाँ पर आयरन के जो +3 यूज किए, ऑक्सीजन का -2, और एल्युमिनियम का क्या होता है? +3। तो क्या बनेगा? Al2O3 और प्लस आयरन बनेगा। आयरन तो ये तुम्हारा बनेगा, डिस्प्लेस करेगा।
इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहा है कि आज के टाइम में हम लोग एल्युमिनियम का बर्तन धीमे धीमे कम होते जा रहा है यूज। क्यों यूज कम होते जा रहा है? क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है ना, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए एल्युमिनियम का बर्तन हम लोग ना यूज कर करके या तो हम लोग आयरन का यूज करें, क्योंकि एल्युमिनियम से आयरन लेस रिएक्टिव है, या फिर अगर आयरन नहीं यूज कर रहे हैं तो और लेस रिएक्टिव यूज करना होता है तो कॉपर का बर्तन हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कॉपर का यूटेंसिल यूज कर रहे हैं या फिर आयरन का यूटेंसिल यूज कर रहे हैं। एल्युमिनियम का जो यूटेंसिल हम धीमा धीमा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो रिएक्ट तेजी से करता है। क्लियर? अब एग्जांपल अगर मान लो कि अगर हम लोग एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल मैग्नीशियम को करवा लो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। इस तरह से 5-6 एग्जांपल लो ना, मैग्नीशियम को करवा लो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन है और देखो ये क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो तुम्हारा जिंक सल्फेट है। अच्छा जिंक सल्फेट ले ले, कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं। क्या ले ले हम लोग? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और जिंक के साथ करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं हम लोग? जिंक के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, या एल्युमिनियम के साथ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये जिंक कैल्शियम को हटा देगा? जिंक जो है कैल्शियम को डिस्प्लेस करेगा। तो कैल्शियम देखो यहाँ पर है और जिंक देखो यहाँ पर है, तो कैल्शियम जो है जिंक को डिस्प्लेस करेगी, लेकिन जिंक जो है कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, कैल्शियम यहाँ से नहीं हटेगा, और जिंक लेस रिएक्टिव है, जिंक कैल्शियम को नहीं हटाएगा, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो ये हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बना रहे। अक्सर जब हम लोग तेज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिंपल देखते हैं कि जिंक सल्फेट बना दी, कैल्शियम को हटा दिए। जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगा तो रिएक्टिविटी सीरीज का समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग यहाँ पर देख लिए, यानी हम लोग कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लो, प्रॉपर्टीज क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं इसका। नॉन मेटल का कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो मेटल का सारा एग्जांपल लिए ना, तो कुछ नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा नॉन मेटल में भी हम बताए थे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताए थे। ठीक है ना? उसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि क्लोरीन जो है, अगर मान लो कि पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या ये रिएक्शन होगा? पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, क्योंकि हम लोग नॉन मेटल में जो देखे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? क्लोरीन, फिर कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, और सबसे लेस रिएक्टिव क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन ना के बराबर जाता है, समझ में आगे पढ़ोगे, ना के बराबर जाता है। और ये इतना तेज रिएक्शन होता है ना कि हमको इंटरमीडिएट जब प्रोडक्ट रोकना होता है ना, तो वहां पर कुछ हम लोग कैटलिस्ट डाल देते हैं, ऐसा कैटलिस्ट डालते हैं जो रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। समझ में? और ये दोनों मॉडरेट होता है। क्लियर? तो जैसे ही हम लोग क्लोरीन को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ करवाएं, क्या क्लोरीन ब्रोमाइड को हटा देगा? तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव है ब्रोमाइड से, तो क्लोरीन ब्रोमाइड को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, KCl और प्लस Br2। ये हो गया एग्जांपल। और एग्जांपल अगर लेना चाहो तो और एग्जांपल ले सकते हो इसी का एग्जांपल। जैसे मान लो क्लोरीन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दो, क्लोरीन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दो, या फ्लोरीन को करवा दो। फ्लोरीन को ना ही लिया करो, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना पता है हाईली रिएक्टिव होता है, और बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव होता है उसको हम लोग नहीं यूज करते। और जो ना करता है, ना रिएक्टिव यानी आयोडीन ना के बराबर करता है, उसका भी यूज नहीं करते। तो हम लोग मॉडरेट का यूज करते हैं, दैट इज क्लोरीन और ब्रोमीन का ही यूज करते हैं, फ्लोरीन का हम लोग यूज नहीं करते। तो हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो हम क्लोरीन ले रहे हैं। क्लोरीन को हम करवा दे रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो क्या बन जाएगा? बोलो, KCl पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन रिलीज हो जाएगा। क्लियर? अब इसका यूजेस जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है मेटलर्जी में होता है। केमिकल क्या बोलते हैं इसको? जो टॉपिक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसका जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज एप्लीकेशन, इसका हम लोग मेटलर्जी में यूज करते हैं। और मेटलर्जी हम लोग आगे जाके एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है कार्बोनेट्स कंपाउंड में, वहां मेटलर्जी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक पॉइंट लिख करके आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेटलर्जी जब पढ़ना है तो यहाँ पर अभी इसको ना खोले। क्लियर? तो कहाँ यूज करते हैं? एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? It is used in metallurgy.
मेटलर्जी प्रोसेस या मेटलर्जी से लिख लो, ठीक है। एप्लीकेशन एक ही इसका एप्लीकेशन है, मेटलर्जी में यूज करते हैं। मेटलर्जी क्या होता है ना कि जब कोई भी मेटल जो हम लोग निकालते हैं वो इम्प्योर मेटल मिलता है, उसके साथ ऑक्साइड भी, कोई भी मेटल होता है कि वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, वो एक मेटल नहीं होता, बहुत सारा मेटल साथ में मिलता है, यानी हम लोग को स्लज के फॉर्म में मिलता है। तो स्लज को हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, उसको प्रोसेस लगाते हैं, और लास्ट स्टेप जो हम लोग को मिलता है वो स्टेप कोई भी मेटल ऑक्साइड के साथ मिलता है। अब मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, ऑक्साइड को हटा देते हैं, जो मेटल बचता है वो मेटल प्योर मिल जाता है। समझ में? इसीलिए हम इस चैप्टर इस टॉपिक को खोल नहीं रहे, जब इसको आगे पढ़ना है तो इसको हम लोग हल्के थोड़ा सा नहीं समझ लो कहाँ यूज करते, आगे हम जब बताएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ लिए, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोई भी एटम यानी वहां पर तुम्हारा जो कंपाउंड रहेगा रिएक्टेंट साइड, तो वो वहां पर आयन एक्सचेंज होगा। यानी मान लो कि दो रिएक्टेंट लिए हैं तो वहां पर आयन एक्सचेंज होगा। एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, तो एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड, एग्जांपल फिर हम डिफिनेशन इसका लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाए, बेरियम क्लोराइड को अगर हम लोग मान लो कि सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दी, क्या की सोडियम सल्फेट के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवा दी, क्लियर? तो यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पर देखो कि सोडियम जो है क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में? तो यहाँ पर सिंपल ये याद रखना है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि बेरियम, बोलो कैटायन के फॉर्म में रहेगा ना, बेरियम +2 और Cl-1, और सेम यहाँ पर सोडियम क्या होगा, सोडियम +1 और सल्फेट क्या होगा, SO4-2। तो कैटायन जो है अनायन के साथ जाता है और अनायन क्या जाता है, कैटायन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो कैटायन क्या है, बेरियम है, और अनायन क्या है, सल्फेट है। तो इसका कैटायन इसके अनायन के साथ रिएक्ट करता है और इसका अनायन इसके कैटायन के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर? और जब भी हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं यानी कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो पहले कैटायन लिखते हैं फिर अनायन लिखते हैं। तो क्या बनेगा, बोलो बेरियम सल्फेट, यहाँ पर वैलेंसी इसकी भी 2 इसका भी 2, तो 2 बाहर कॉमन निकल गया, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4, और क्या बना, बोलो NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लिख दे बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड, ये है तुम्हारा बेरियम क्लोराइड। और ये क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट जो है ना PPT बनाता है, क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट PPT बनाएगा, इसलिए ये सिंबल दिए, ये एक्वस का फॉर्म रखा रहेगा। ये क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम क्लोराइड। क्लियर? और ये बेरियम क्लोराइड जो है ना एक्वस का रहेगा फॉर्म, और ये भी तुम्हारा एक्वस रहेगा। और बेरियम सल्फेट जो है PPT बना देगा, यानी सॉलिड का फॉर्म रखा रहेगा, यहाँ पे S भी लिख सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl दैट इज एक्वस का फॉर्म लिया रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, आयन एक्सचेंज हुआ, कैटायन अनायन के साथ चला गया और अनायन कैटायन के साथ चला गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो अब पहले इसका हम थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, देखो तो देखो यहाँ पर वही लिखिए, क्या लिखिए, दोज रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज। एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, अनायन कैटायन के साथ जा रहा है, कैटायन अनायन के साथ जा रहा है। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम के हटा करके हम आयन्स भी लिख सकते हैं। समझ में? आयन एक्सचेंज दैट इज कैटायन अनायन के साथ जा रहा है, तो आयन एक्सचेंज भी वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। एक्सचेंज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल तो हम यहाँ पर दिए। दूसरा एग्जांपल देखो, जब सिल्वर नाइट्रेट को NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते तो क्या बनेगा, तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का बोलो
वैलेंसी क्या +1 और नाइट्रेट NO3 -1 नाइट्रिक एसिड से आता है नाइट्रेट, और यहाँ NaCl के साथ करवा रहे तो Na क्या Na+1 और Cl -1, तो इसका कटायन इसके एनायन के साथ जाएगा और इसका एनायन इसके कटायन के साथ आएगा, तो क्या बनेगा AgCl, और वैलेंसी देखो 1 1 है तो वैसे क्या हो जाएगा AgCl, और AgCl जो है ना ये PPT बनाता है, क्या बनाता है PPT, और इसका कलर बताए थे लास्ट क्लास व्हाइट कलर होता है ना व्हाइट, और क्या बनेगा NaCl तुम्हारा क्या हो गया एक्वस रहेगा। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखो, फेरस सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा FeSO4 और क्या बनेगा H2S, बनेगा FeSO4 और क्या बनेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस H2S, इसको याद रखना ये गैस रिलीज करता है, H2S गैस है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ये H2S गैस है याद रखना, ये तो पता है कि ये फेरस सल्फेट है और ये H2S ये गैस का सिंबल दिए हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज एल्यूमिनियम क्या एल्यूमिनियम +3 और क्लोराइड -1, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+1 और OH क्या होगा OH -1, तो ये कटायन इसके साथ जाएगा एनायन के साथ जाएगा, ये एनायन कटायन के साथ आएगा, तो क्या बनेगा बोलो OH का होल थ्राइस होगा ना, क्योंकि देखो वैलेंसी यहाँ पर 1 है तो ये इधर 1 आएगा, इधर क्या आएगा 3 आएगा, तो क्या हो गया AlOH का होल थ्राइस और प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भी तुम्हारा क्या बनाता है ये PPT बनाएगा, और ये तुम्हारा एक्वस का फॉर्म दिया रहेगा। अच्छा इसका कलर भी याद रखना, थोड़ा कलर इसका याद रखना, इसका कलर जो है ना व्हाइट PPT ये भी होगा, समझ में आ रहा है, इसका भी कलर व्हाइट PPT होगा, जैसे व्हाइट PPT ये बनाएगा ना तो ये भी व्हाइट PPT बनाएगा, ये जो हम सिंबल देते हैं ना ये PPT का सिंबल है, ठीक है, ये PPT का सिंबल है, ये PPT का सिंबल है। इस तरह से हम लोग 2-4 एग्जांपल खुद से लेना और 2-4 एग्जांपल लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे बनेगा। क्लियर। तो पहले इस चार रिएक्शन हम करवा चुके, चारों रिएक्शन पढ़ो और चारों रिएक्शन पढ़ने के बाद एक्सरसाइज यानी पीछे अगर पलटोगे या एक्सरसाइज इंडेक्स क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करते जाना। ये मत देखना कि पूरा पहले पढ़ लेंगे तब सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज सॉल्व करते जाओ। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।